इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, आज हम ले रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इससे पहले भी हमने दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। तो जैसे हमने कहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो हमेशा स्मॉल फोकल लेंथ का होता है और उसका अपर्चर भी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू आईपीस। यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में उसका एग्जैक्टली अपोजिट है, यानी यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव लेंगे लार्ज फोकल लेंथ का और लार्ज अपर्चर का। दोनों का अपना अपना रोल है। लार्ज फोकल लेंथ का ले रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे। तो जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो आपकी फाइनल इमेज जो बनाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज बनाएगा वो फोकस पे बनेगी। तो ये जो इमेज बनी है इसको मैं नाम दे देती हूँ कोई, लेट अस से ए डैश एंड बी डैश जो थी इमेज बनी किसी ऑब्जेक्ट की जो प्लेस था। जैसे कि हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए जनरली टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, दे आर वेरी फार एंड द डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज इन्फिनिटी। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा था उसकी एक इमेज बन गई, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गई ए डैश बी डैश पर। लेकिन वो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनती है फोकस पे। तो हमने ऑब्जेक्टिव के फोकस पे हमने इमेज बना दी। नाउ दिस इमेज इज गोइंग टू बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी आपको वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज मिल जाएगी। और इस इमेज का भी हम कोई नाम दे देते हैं, लेट मी कॉल इट एज ए डबल डैश एंड लेट अस से दिस पॉइंट एज बी डबल डैश। तो ये मैग्नीफाइड वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज मिल गई है हमें आईपीस के लिए। तो अगर हम देखें तो ये अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो इसके फोकस से पहले वो इमेज बननी चाहिए। तो फोकस कहाँ होना चाहिए आईपीस का, तो एफ ई हम यहाँ कह देते हैं। एफ ई जो था वो ए डैश बी डैश से के बाद में मिलता है। तो हम इमेज कहाँ बनाएंगे, एफ और ई यानी आईपीस या सेंटर ऑफ ऑप्टिक्स उसको बोलें, ऑप्टिकल सेंटर बोलें, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस एंड एफ ई के बीच में इमेज बननी चाहिए ऑब्जेक्टिव की। और अब ये इमेज फाइनल आपको एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज दे देगी। हम हाई अपर्चर क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका भी रीज़न है। हम हाई अपर्चर इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो कहाँ है, वेरी फार ऑफ डिस्टेंस पे है। तो इन ऑर्डर टू मेक द क्लियर इमेज हमें लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशंस चाहिए जो इस ऑब्जेक्टिव के क्रॉस पास कर सकें और जो यहाँ पर इमेज बनाने में हेल्प करें। तो अगर आपने वेरी फ्यू रेडिएशंस ही निकलेगी तो इंटेंसिटी बहुत कम होगी और एक ब्लर इमेज आपको दिखाई देगा। बट वी वॉन्ट अ फोकस्ड इमेज, क्लियर इमेज। सो फॉर दैट वी वॉन्ट अ गुड इंटेंसिटी and to increase the intensity of the light we provide a large aperture। तो हमें अपर्चर भी बड़ा चाहिए, हमें फोकल लेंथ भी बड़ा चाहिए। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट किया। अब इसको यहाँ पर इस डिस्टेंस को भी हम नाम दे देते हैं। ये आईपीस के लिए है तो इसे कहते हैं यू ई विच इज़ ऑफ नेगेटिव इन साइन एंड दिस इज़ द डिस्टेंस जहाँ पर इमेज, जिस डिस्टेंस पर आपकी इमेज बन रही थी। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें इसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिस पर आपकी इमेज फाइनल बनती है। सो नाउ एज वी नो मैग्नीफिकेशन का रिलेशनशिप जैसे हम पहले पढ़ रहे थे वही रिलेशनशिप यहाँ पर भी वैलिड है। दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई पीस एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी दोनों ही एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज जो डिस्टेंस बना रही है, एंगल सबटेंड कर रही है, और जो ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड कर रहा है कब, व्हेन प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसे हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, यानी इन दोनों का रेशियो। तो दैट विल बी कॉल्ड एज बीटा बाय अल्फा। तो अब इसे हम डायग्राम में शो कर देते हैं कहाँ हमारा बीटा होना चाहिए। सो फाइनल इमेज कहाँ था, ये बन रहा था फाइनल इमेज जो आई पीस पे एंगल सबटेंड कर रही है, दैट इज़ दिस एंगल और इसे हम कह देते हैं बीटा। सो पहला एंगल तो हमें चाहिए बीटा एंड दैट एंगल इज सबटेंडेड बाय द इमेज। तो इमेज कहाँ थी, इमेज ने जो एंगल सबटेंड किया। देन द नेक्स्ट एंगल वुड बी जो ऑब्जेक्ट सबटेंड करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट को ये वाला एंगल सबटेंड करना चाहिए। ये एंगल जो है आपके इस वाले इस ट्राइंगल का वर्टिकली अपोजिट है। तो इफ दिस इज अल्फा सो वी कैन कॉल दिस एज अल्फा ऑल्सो। तो मैं दोनों को शेड करती हूँ, एंगल्स को क्लियर हो जाएगा। सो मैंने शेड कर दिया है, ये अल्फ़ा एंगल है और ये आपके पास बीटा एंगल है। चलिए अब हमें इसे कन्वर्ट करना है टेंजेंट ऑफ बीटा में, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग एंगल्स टू बी वेरी वेरी स्मॉल और इसे हम टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट मैग्नीफिकेशन एज कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करें क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल एम ले लिया था। दैट इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फ़ा एंड दैट वुड बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा बाय टेंजेंट ऑफ alpha. So let us find out tangent of beta. Beta is equal to perpendicular upon
base. This perpendicular is your given as a dash b dash and the base is a dash e. So you can write a dash e. Same way you will need to find out alpha. So tangent alpha from this side, that means a dash b dash divided by o a dash. So again we have a dash b dash by a dash o. तो ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो गई, आई पीस हो गया. विद दिस एंड दिस विल कैंसल आउट एंड यू मे राइट मैग्निफिकेशन अगेन एज ए डैश ओ बाय ए डैश ई. सो लेट अस सी व्हाट इज ए डैश ओ एंड व्हाट इज ए डैश ई. तो ए डैश ओ इज़ योर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड ए डैश ई इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ई के लिए क्या है, ये इमेज ही ऑब्जेक्ट है. तो हम इसके विद कन्वेंशन, तो वी विल पुट द value with convention. So this is f naught by u of e with the negative symbol. So this is the final value which we can get after observing the object which was being placed at infinity. तो जो infinity पे रखा था उसे ऑब्जर्व किया, उसका फाइनल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाता है. बट वी वॉन्ट टू चेंज इट इन द अनदर फॉर्म, यानी कि हम इसे u की e की टर्म्स में नहीं रखना चाहते हैं. तो हम क्या पुट कर सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एट v इज इक्वल टू माइनस डी. जब हम ले रहे हैं कि एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो v को माइनस डी पुट कर दीजिए और उस केस में u क्या होता है, माइनस यू ई. लेट अस अप्लाई द लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. तो वी ई not VE, V only. तो we will place all the values. V is equal to D, माइनस D प्लेस करते हैं, U की जगह UE पुट करते हैं. So this implies 1 by minus of D minus 1 by UE, वो भी माइनस में होगा, so it will become plus, so it is equal to 1 by F. तो ये फोकल लेंथ किसका निकाल रहे हैं, क्योंकि आई पीस की ही बात हो रही है, आई पीस का ले रहे हैं और आई पीस ने फाइनल इमेज बनाई थी. एक बार फिगर को देखें तो हमारी जो फाइनल इमेज बन रही थी, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन आ रहा था. सो ये हमारा यू ई जो है आई पीस का था और फाइनल इमेज जो बन रहा था वो भी आई पीस का. तो फोकल लेंथ जो ले रहे हैं वो भी हम आई पीस का ही लेंगे. सो नाउ अब इस इक्वेशन को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ ई से. तो ये एफ ई था हमारा, जब हमने प्लेस किया वैल्यू यहाँ पे लिख भी देते हैं. एफ जो है वो एफ ई की बात हो रही है, यू जो है यू ई हो गया, वी है डी के बराबर हो गया, यानी फाइनल इमेज आई पीस के लिए जो थी वो भी माइनस डी के बराबर थी. सब हमने वैल्यूज प्लेस की. अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को विद एफ ई ऑन बोथ साइड्स. द इक्वेशन विल बी एफ ई बाई डी विद द माइनस साइन प्लस एफ ई बाई यू ई इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ ई. तो ये तो हो गया 1 आपके पास. एंड व्हेन यू विल रीअरेंज दिस इक्वेशन, दैट इक्वेशन विल बी एफ ई बाई यू ऑफ ई इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ई बाई डी. तो ये इक्वेशन मैं इस फॉर्म में ले आई. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट 1 बाई यू ई, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन था वो ये था एफ नॉट बाई यू ई, तो हमें इसी फॉर्म में लाना है. तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ से एफ ई को भी हटाते हैं और फिर एफ नॉट को यानी या फिर 1 बाई यू ई को डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे. सो एज टू गेट द मैग्निफिकेशन. तो हम पुट करते हैं, तो दिस मीन्स this implies 1 by UE is equal to what, 1 by FE and 1 plus FE by D. So therefore you may say that magnification capital M is equal to your minus F naught by UE होता है. So we place the value of UE from this equation. So equation will be F naught by FE and 1 plus FE by D along with this negative symbol. So this is the new expression. और ये कब मिल रही थी, at distinct vision D, at D. तो जब फाइनल इमेज बनती है कहाँ पर, डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है, तो हमें ऐसा मिल रहा है. और अगर ऐसा हो कि हमें फाइनल इमेज बननी है इन्फिनिटी पर, देन टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ इनफाइनाइट पोजीशन वाला, कि यानी जब अगर आपकी इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी बन जाए, तो हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो आपकी इमेज बनी ऑब्जेक्टिव से की वजह से, कहाँ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी, लेकिन वो फोकस पे बनी. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज बनती है फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाती है, इन्फिनिटी पे. तो यानी हम अगर फाइनल इमेज बना रहे हैं आई पीस से, तो आई पीस पर जो इमेज बननी चाहिए, आई पीस के लिए जो ये इमेज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है वो कहाँ बननी चाहिए, एफ ई पर. तो अगर ये एफ ई पर बनेगी आई पीस के लिए तो ही आपको फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर मिलेगी. तो यानी उस केस में हम ये सिंपली कह सकते हैं कि एफ नॉट तो इधर से ऑब्जेक्टिव बना रहा है और इधर से डिस्टेंस जो यू ई ले रहे थे हम, वो अब आपका एफ ई हो जाना चाहिए, यानी फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए. सो द फाइनल इमेज विल बी एट इन्फिनिटी. एंड इसके लिए मैग्निफिकेशन हो जाएगा
then the magnification will be f0 by f of e, यानी f0 तो हमारे पास पहले भी था, लेकिन जो ue था वो हमने fe में कन्वर्ट कर दिया, यानी फोकस ऑफ आईपीस पर ऑब्जेक्टिव इमेज बनाए, जिससे कि फाइनल इमेज कहाँ बन जाए, इन्फिनिटी पर बन जाए। तो ये मैग्निफिकेशन हो गई व्हेन प्लेस्ड एट इनफाइनाइट पोजीशन। और इससे पहले जो हमने केस लिया वो भी मैं दिखाती हूँ, यानी कि दिस केस इज एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। तो ये जो इमेज बना, यानी दिस डायग्राम, ये जो ब्लॉक में हमने कन्वर्ट किया है, ये एट डी पर बन रही है और दूसरा केस इन्फिनिटी पर। सो यहीं पर हमारे ये दोनों केसेस आ रहे हैं, ये एट डी, ये एट इन्फिनिटी। आगे देखते हैं। यहाँ पर भी हमें बहुत से केसेस में या न्यूमेरिकल्स में हमें ज़रूरत पड़ती है लेंथ ऑफ ट्यूब की, लेंथ ऑफ ट्यूब। सो अगर आपने फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाई है, देन लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा f0 प्लस fe, यानी दिस f0, और यहाँ से इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्टिव के लिए वो फोकस पे बनेगी, आईपीस के फोकस पे। तो फिर वो डिस्टेंस जो है वो आपका हो जाता है fe। तो अगर तो ट्यूब की लेंथ हमें निकालनी है व्हेन प्लेस्ड एट इनफाइनाइट पोजीशन, तो f0 प्लस fe। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट पोजीशन नहीं ले रहे तो फिर ट्यूब लेंथ आपके लिए हो जाएगी f0 प्लस ue, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ue प्लस दिस f0। सो क्लियरली एट डिस्टेंस d पर लेंथ ऑफ द ट्यूब जो इस वक्त फिगर है उसके मुताबिक f0 बाई ue। एक फिगर और मैं बनाती हूँ जिसमें मैं आपको f0 और fe, यानी एक इसका इन्फिनिटी वाला केस और ड्रॉ करते हैं। लेट अस सी द डायग्राम फॉर दी व्हेन यू हैव दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। अब मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ। जनरली क्या होता है, जब बच्चे बनाते हैं बोर्ड में तो वो बहुत गलतियाँ कर जाते हैं और आइडिया नहीं होता, एक ही बार बहुत कटिंग करते हैं तब जाके फाइनल इमेज बनती है। तो हम कैसे बनाएं, एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट भेज दिया, एक को हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा। तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजा है वो स्ट्रेट जा रहा है, जो बाकी वाला दूसरा वाला केस था वो इमर्ज आउट करके यहाँ तक पहुँचेगा। जहाँ पर ये दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, यहाँ पर आपकी इमेज बन गई। फ्री हैंड में अगर थोड़ा बहुत आपकी लाइट रेडिएशंस टिल्ट हो जाती हैं तो नो इशू, लेकिन जो कंक्लूजन आना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। दिस विल फॉल ऑन द आई पीस, और यहाँ से फॉल करने पर जो भी लाइट रेडिएशन जाएंगी अगर थोड़ा टिल्ट होकर जा रही हैं, देन दे विल बिहेव एज दी, और यहाँ से हमें फाइनल इमेज वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दे देंगे जिस पॉइंट पे मिल रही है। ओके, ये तो मैंने बना दिया। अब मेरे को बनाते बनाते ध्यान आया, दिस आई हैव मेड फॉर लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैंने बना दिया है। हालांकि फ्री हैंड से ही बनाया, बट चलिए दोनों का हमें आइडिया हो जाना चाहिए, दोनों ही बना देते हैं। सो दिस इज़ योर f0, एंड यहाँ पर इमेज कहाँ होना चाहिए, fe से जस्ट पहले। तो a डैश b डैश मेरा यहाँ होना चाहिए और a डबल डैश b डबल डैश यहाँ होना चाहिए। तो अगर आप ऐसी फिगर बनाते हो तो दिस इज़ मोर देन इनफ, और ये डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ue। तो अब आप इनफाइनाइट पोजीशन का भी देख लें डायग्राम, वो ही बनाना था, उसके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई थी। तो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ योर आई पीस लेट अस से। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट रेडिएशन आया एंड इट विल बेंड, another will pass through the optical center, so little bit tilting will be there and this image is going to behave for the objective। एक straight निकल गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और एक यहाँ से पास करेगी, बट दे विल नेवर मीट, वो कभी मिलेंगी नहीं। और अब इसके लिए हमें बताना क्या है, यहाँ पर उस पॉइंट पर आपके FE और FO सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस तो FO है कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनेगा कहाँ पर, FO पे बनेगा। लेकिन ये डिस्टेंस भी आपका उस केस में FE होना चाहिए, और फाइनल इमेज जो बन गई, फाइनल इमेज V, वो बनी कहाँ, इन्फिनिटी पर। तो फिर आपको इन्फिनिटी पर इमेज बनी। हमें लाइट रेडिएशन तो इधर बेंड हो रही है, लेकिन हमें लगा कहीं पीछे से आ रही है, लेकिन वो पीछे से कहीं पर भी आपको मीट होती हुई नज़र नहीं आएगी, और इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कहाँ बन गई इमेज, इन्फिनिटी पर। सो अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास एक लार्ज अपर्चर होना चाहिए, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा होना चाहिए ताकि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसमें एंटर कर सके। तो यही वो दो पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए वाई वी नीड अ लार्ज अपर्चर, तो पहला है इट शुड हैव अ लाइट गैदरिंग पावर। तो काफ़ी ज़्यादा लाइट गैदरिंग पावर चाहिए हमें, और वो कब होगी, जब आपके पास एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा हो। तो इसका मतलब हमें एक लार्ज डायमीटर का
ऑब्जेक्टिव चाहिए। सेम ऐसे ही इट्स रिजॉल्विंग पावर और रिजोल्यूशन या फिर रिजॉल्विंग पावर जो है वो भी किस बात पे डिपेंड कर रही है कि डायमीटर ऑब्जेक्टिव का कितना है। तो अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ये चाहते हैं कि वो क्लियरली इमेज दे इवन ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो क्लियर विजिबल नहीं है नेकेड आई से, या नेकेड आई से तो बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बट इवन देन यू वांट टू लोकेट देम डिस्टिंक्टली, अलग अलग देखना चाहते हो, तो उनकी क्लियर व्यू के लिए हमें उनकी रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट उनके अंदर एंटर करनी चाहिए। तो दोनों ही केसेस के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा डायामीटर का यानी लार्ज अपर्चर का लेंस चाहिए होता है और जिसे हम ऑब्जेक्टिव बनाएं। तो सबसे ज़्यादा एक केस है जहाँ पर 40 इंच का हमने लार्ज अपर्चर यूज़ किया है और ये यूएसए की ऑब्जर्वेटरी में है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, नैनीताल की ऑब्जर्वेटरीज़ हैं जहाँ पर हम काफ़ी बड़े साइज़ के लेंसेज यूज़ करते हैं। ये ऑब्जर्वेटरीज डायरेक्टली स्काई पे फोकस करती हैं, दे ओपन एंड क्लोज लाइक जैसे जब हमें ज़रूरत होता है रात को देखने के लिए तो हम उनके ऊपर के लिड को ओपन कर देते हैं, यानी कि रूफ़ को हटा देते हैं, एंड देन वी कवर ड्यूरिंग द डे ताकि लेंसेज को कोई डैमेज भी ना हो। तो ऐसे बड़े सेटअप को हम ऑब्जर्वेटरीज बोलते हैं। एंड हम ये भी कहते हैं कि जब हम लेंसेज वाले टेलीस्कोप यूज़ करते हैं तो उनमें डिफेक्ट्स के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो हमारे पास न्यू जो मेथड्स हैं ऑफ ऑब्जर्विंग दीज टेलीस्कोप या मेकिंग ऑफ दीज टेलीस्कोप, उनमें एक नाम आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम रादर देन यूजिंग द लेंस हम मिरर यूज़ कर लेते हैं। इसी की एक कैटेगरी में आता है कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स जो होते हैं उनमें भी लेंसेज यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें इन एडिशन टू टू की जगह 3 लेंसेज यूज हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा यूज़ होता है सो एज़ टू मेक दी जो फाइनल इमेज बनेगी उसको इरेक्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो लेकिन ये टेरेस्ट्रियल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हाँ रिफ्लेक्टिंग हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो उसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का पिक्चर है, ये आई पीस है और यहाँ हमने 2 मिरर्स यूज़ किए हैं। तो ये कन्वेक्स मिरर है जिसको हम ऑब्जेक्टिव मिरर बोल रहे हैं। तो लाइट रेडिएशन जो इन्फिनाइट सोर्स से आ रही हैं वो सारी रिफ्लेक्टिंग मिरर पे हिट करेंगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है उस पर जाएंगी एंड दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑन दी आई पीस, और फिर वो आई पीस पर पहुँचती है। तो इस टाइप की रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है कि जो डिफेक्ट हमें लेंसेज के अंदर मिलते थे वो यहाँ पर नहीं मिल रहे। जो क्रोमेटिक एब्रेशंस, स्फेरिकल एब्रेशंस हमें लेंसेज में मिल रही थी वो हमें यहाँ नहीं मिलेंगी, और मोर ओवर हमारे पास यहाँ पर बहुत एक लार्ज अपर्चर लेंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कॉस्ट फैक्टर भी इंक्लूडेड है। तो लेट अस सी क्या मेजर पॉइंट्स हैं। इमेजेस फॉर्म्ड इज़ ब्राइटर देन द रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप। तो जो लेंसेज वाले टेलीस्कोप हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ ब्राइट इमेज बनती है। इमेज में क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन नहीं आता। क्रोमेटिक का मतलब होता है एक साथ कई कलर की इमेज बन जाना, स्फेरिकल का मतलब होता है एक साथ 2-3 जगह पर फोकस मिलना, यानी मल्टी कलर तो नहीं बन रही लेकिन अलग अलग जगह पे फोकस बन रही है, तो एलोंगेटेड इमेज बन रही है, तो ओवरलैप करती हुई इमेजेस बन रही हैं, वो भी एक डिफेक्ट है। लार्ज अपर्चर लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाई रेजोल्यूशन होता है और मैकेनिकल सपोर्ट कैन बी ईजिली गिवन सिंस अ मिरर वेट इज़ मच लेस देन दी ऑप्टिकल। कोई भी क्वालिटी अगर इवन आप हैवी लेंसेज यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में मिरर का वेट बहुत कम होता है, तो हमारे लिए इसको सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन जितने भी हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज़ करते हैं ऐसा नहीं है सिर्फ उनकी एडवांटेज हैं, उनकी भी डिसएडवांटेज हैं। जैसे कि हमें इस टाइप की फॉर्मेशन में भी ऑब्जेक्टिव तो लार्ज फोकस का चाहिए ही होता है, लार्ज अपर्चर का फोकस चाहिए होता है, लार्ज अपर्चर का ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है, और उसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी वो फोकस करे लाइट को एक सर्टेन पर्टिकुलर कॉर्नर पे। जैसे कि मैंने पिछली फिगर में दिखाया कि यहाँ से अगर ये लाइट जो है सारी रिफ्लेक्ट होके ऑप्टिकल इस कनकेव कन्वेक्स मिरर पे जा रही हैं, तो ये अगर अपर्चर बड़ा नहीं होगा तो बहुत सारा लाइट को अपनी तरफ नहीं लाएगा। तो अभी भी हमारा एक पर्पज़ तो सॉल्व नहीं हुआ कि डायमीटर हम नहीं कम कर पा रहे हैं, और कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा लार्ज अपर्चर का आप कह सकते हो टेलीस्कोप डिज़ाइंड है वहाँ पर। लेकिन इसमें क्या होना होता है कि अगर आपने प्लेन मिरर यूज़ कर लिया, जैसे कि यहाँ कन्वेक्स मिरर की जगह अगर आप प्लेन मिरर यूज़ करें और फिर उसको डाइवर्ट कर दें कन्वेक्स लेंस के थ्रू, एंड वहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन हो, जैसे कि हम यहाँ इस कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव के थ्रू निकाल रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर भी बहुत सारी लाइट रेडिएशन वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए प्रेफर क्या किया जाता है, इस तरीके की कन्वेक्स शेप। हम प्लेन मिरर नहीं यूज़ करते यहाँ पे, क्योंकि प्लेन मिरर डाइवर्ट कर देगा बाकी अलग जगहों पर, लेकिन ये कन्वेक्स मिरर जो है वो इसको कन्वर्ज करके अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन ये कन्वर्ज करके पिन होल की तरह, यानी कि एक
आईपीस पे आपको इंसिडेंट करा रहा है, तो बेनिफिट उसको कवर किया जा सकता है, उसको कम्प्लीटली सॉल्व तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो कैलिफोर्निया में 200 इंच का है, हमारे इंडिया में तमिलनाडु के अंदर 2.34 डायमीटर का टेलीस्कोप है, और ये सबसे बिगेस्ट टेलीस्कोप है हमारे इंडिया में। आई डोंट नो ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें कहीं पड़ती होगी या नहीं पड़ती होगी, लेकिन पेपर में कभी पूछा तो नहीं गया, बट स्टिल हैविंग ए नॉलेज इज़ नॉट ऑफ नो हार्म। सो हमने इसको डिस्कस कर लिया है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इसी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, या फिर हम बात करें तो नॉर्मल टेलीस्कोप के कुछ न्यूमेरिकल्स।